हेलो एंड वेलकम एस्पिरेंट्स। आई होप आप लोगों ने आज का न्यूज़पेपर पढ़ लिया होगा और उसमें एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को भी देखा होगा जहाँ पे हमारा जो जीडीपी है, जीडीपी एस्टिमेट्स 2021 के आ चुके हैं और हमने उसमें देखा है कि हमारी जीडीपी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया है बाय 7.3%। तो आज का हमारा लेक्चर इसी के ऊपर है, द जीडीपी फॉल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इंडियन जीडीपी न्यूज़ में क्यों है, कौन से वेरिएबल्स हैं जिससे हमें पता चल रहा है कि हमारी जीडीपी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुई है, प्रोजेक्शंस क्या लगाए गए हैं इंडियन इकोनॉमी के हमारे आगे वाले फाइनेंशियल ईयर में, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं अभी तक इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए और क्या सजेशंस भी मिले हैं हमारी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। सबसे पहले आता है इंडियन जीडीपी न्यूज़ में क्यों है। तो हमारे जो लेटेस्ट एस्टिमेट्स हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का जो खत्म हुआ है मार्च 2021 में, वो आ चुके हैं और जिसमें हमने देखा है कि हमारी जो जीडीपी है वो कॉन्ट्रैक्ट हुई है बाय 7.3%। ठीक है। और इस कॉन्ट्रैक्शन को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो व्यू ये है कि बिकॉज ये वंस इन अ सेंचुरी काइंड ऑफ पैंडेमिक आया है, तो जैसे दूसरी कंट्रीज सफर किया है वैसे ही इंडिया ने भी सफर किया है और इसकी वजह से हमारी जीडीपी जो है वो डाउन गई है। लेकिन दूसरा व्यू ये है कि इंडिया की इवन हमारी जो जीडीपी है वो पहले से ही फॉल कर रही थी, तो कोविड-19 ने बस उसको एक एक्सेलरेट किया है, लेकिन हमारी जीडीपी वाज ऑलरेडी डिक्लाइनिंग। ठीक है। तो इट वाज ऑलरेडी फेसिंग अ वंस इन अ सेंचुरी पैंडेमिक, इसलिए कम हुआ। दूसरा, इट वाज ऑलरेडी स्टेडली वर्सनिंग। तो हम आगे देखते हैं। अच्छा, हमने ये तो बोल दिया कि हमारी जो जीडीपी है वो 7.3% से कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, लेकिन हमें पता कैसे चला है? तो इसको हम देखने के लिए हमारे पास कुछ फंडामेंटल वेरिएबल्स हैं जो कि इंडिकेटर है, जो कि हमें बताते हैं हमारी इकोनॉमी किस तरीके से चल रही है। उसका हम डाटा देखेंगे, जिसमें पहला आता है जीडीपी, जीडीपी पर कैपिटा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या चल रही है हमारी, इन्फ्लेशन रेट क्या है, फिस्कल डेफिसिट कितना है, हमारे एक्सचेंज वैल्यू क्या है रुपए की डॉलर के कंपैरिजन में, और प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारा क्या है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना वन बाय वन। जो सबसे पहला है हमारा फंडामेंटल वेरिएबल वो है जीडीपी, जो कि जीडीपी खुद हमें बताता है कि जीडीपी का ग्रोथ रेट बेसिकली। तो जीडीपी को हम देखते हैं कि जीडीपी क्या होता है। अगर हमने जीडीपी को वाई माना है तो हमारा जो प्राइवेट कंजम्पशन वो हम ऐड करेंगे, गवर्नमेंट कंजम्पशन को ऐड करेंगे, इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है इकोनॉमी में वो ऐड करेंगे, और नेट एक्सपोर्ट क्या होता है वो हम ऐड करेंगे, तो हमारी जीडीपी आ जाएगी। बेसिकली अगर आप समझे तो जीडीपी आपकी क्या होती है, इट इज कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ठीक है। और प्लस आपका जो नेट एक्सपोर्ट्स है, तो ये कंजम्पशन आपका फिर दो तरह से, एक जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है और जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, और इन्वेस्टमेंट तो दोनों की तरफ से ही आ जाता है। नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है आपका एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। ठीक है। तो ये हमारे जीडीपी की डेफिनेशन है। तो हमने इसके थ्रू जीडीपी को जब कैलकुलेट किया तो हमने देखा कि हमारी जो जीडीपी है 2021 की वो कॉन्ट्रैक्ट कर गई है 7.3% के साथ में। अच्छा, इसके पहले हमारे क्वार्टरली डाटा हम देखें तो हमारा क्वार्टर वन में जीडीपी हमारी नेगेटिव गई थी 24% के साथ में, क्वार्टर टू में 7.3% के साथ में नेगेटिव थी, थ्री क्वार्टर में हमारा पॉजिटिव हुई जीडीपी और फोर्थ में भी ये पॉजिटिव था। तो अगर आप देख रहे हैं कि क्वार्टर वन और क्वार्टर टू में लगातार हमारी जीडीपी जो है वो जो है नेगेटिव में गई है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इस चीज के लिए एक टर्म है आपकी, वो है टेक्निकल रिसेशन। जब आपकी जो जीडीपी है ग्रोथ है वो नेगेटिव हो और दो क्वार्टर्स में लगातार, उसको हम बोलते हैं टेक्निकल रिसेशन। राइट। ओके। अब डाटा हमने देखा, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी तो पहले से ही डाउन जा रही थी। तो अगर हम जो जीडीपी का ग्रोथ रेट देखते हैं, हम ये देखते हैं कि पिछले 7 सालों में, 5 सालों में ये वीक ही हो रही है हमारी। लाइक फाइनेंशियल ईयर 17 में ये 8% से ज़्यादा थी, लेकिन 20 में आते-आते ये 4% हो गई। ठीक है। और रीजंस क्या दिए एक्सपर्ट ने कि ऐसा क्यों डिक्लाइन हुआ एकदम से कि हाफ हो गई हमारी जीडीपी? पहला तो उन्होंने जो रीजन दिया वो ये था कि जो गवर्नमेंट डिमोनेटाइजेशन लेकर आई थी उसने 86% ऑफ इंडियन करेंसी को जो था इलीगल कर दिया था, वो टेंडर मनी नहीं रह गए थे। तो इससे क्या हुआ था कि इंडिया, हमें पता है कि एक इनफॉर्मल इकोनॉमी है, कैश बेस्ड इकोनॉमी है, तो इसका इफेक्ट हमारा पड़ा इकोनॉमी के ऊपर और हमारा जो ग्रोथ रेट था वो डाउनवर्ड स्पाइरल में आ गया। और उसके बाद गवर्नमेंट जो थे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लेके आया, जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्सेशन रिफॉर्म था जिसमें काफी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज किया गया था,
जुलाई 2017 में लेकर आया। तो ये उस टाइम पे अगेन आया जब हमारा बैंकिंग सिस्टम ऑलरेडी एनपीए क्राइसिस से सफ़र कर रहा था। तो एक तो वो क्राइसिस था ही, ऊपर से जीएसटी आ गया, तो उसने और नेगेटिवली इम्पैक्ट किया हमारे जीडीपी को। नेक्स्ट हमारा फंडामेंटल वेरिएबल है वो है जीडीपी पर कैपिटा। पर कैपिटा का मतलब क्या होता है? एनीथिंग विच इज डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, राइट। तो जीडीपी पर कैपिटा क्या हो गया कि आपकी टोटल जीडीपी डिवाइड बाय आपकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो। तो अभी हमारे इंडिया की जो जीडीपी पर कैपिटा है दैट इज 99,700 रुपीज। अब इससे कैसे पता चला कि कॉन्ट्रैक्शन है? तो बात ये है कि यही वैल्यू हमारे 2016-17 में भी थी जो आज है। मतलब कि हम ये 3-4 सालों में हमारी पर कैपिटा बढ़ी ही नहीं, या फिर बढ़ी और वो कम हो गई। तो कोई ग्रोथ नहीं हुई हमारी, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड हमारा है वो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है? बेसिकली जो पर्सन काम को ढूंढ रहा है, अगर उसको काम नहीं मिलता तो उसको हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयड पर्सन। मगर जैसे कि हम एस्पिरेंट्स हैं, हम इस वक्त काम नहीं ढूंढ रहे हैं, हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर हम कुछ लोग विलिंगली वो भी जॉब नहीं करना चाहते, वो घर पे रहना चाहते हैं। सो बिकॉज दे आर नॉट सर्चिंग फॉर वर्क, तो उस केस में उनको अनएम्प्लॉयड नहीं कहा जाता। इसीलिए स्टूडेंट्स को कभी अनएम्प्लॉयड नहीं कहा जाता, बिकॉज वो पढ़ रहे हैं, दे आर नॉट लुकिंग फॉर अ जॉब एट द मोमेंट, ठीक है। तो हमारे एक नॉर्मल इकोनॉमी में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है वो 2 से 3% का आता है। लेकिन हमारे इंडिया में हम क्या देख रहे हैं? हमने देखा भी था कि गवर्नमेंट की ही रिपोर्ट्स में थी जिसमें ये देखा था कि इंडिया की जो अनएम्प्लॉयमेंट है 45 ईयर्स हाई रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा 6 से 7% तक पहुंच गया हमारे अनएम्प्लॉयमेंट, और वो तो और भी ज़्यादा बढ़ गया हमारे पैंडेमिक में आने के बाद, ठीक है। तो ये इसलिए भी वॉरिसम है कि एक तो जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो कम हो रही है। मतलब कि proportion of people जो look for job, फॉर एग्जाम्पल एक इकॉनमी में मान लीजिए 10 यूथ है, अगर वो 10 के 10 यूथ जो है वो जॉब को ढूंढ रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट जो है आउट ऑफ 100 पीपल अगर 10 यूथ है 10% है, ठीक है। लेकिन अगर वो लोग ढूंढ ही नहीं रहे हैं तो उनको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो एक तो लोग भी नहीं आ रहे हैं और जो लोग आ रहे हैं उनको जॉब भी नहीं मिल रही है, तो ये थोड़ी ज्यादा मेसी सिचुएशन आ जाती है। तो इसलिए हमारा क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ रहा है, तो ये दिखा रहा है कि हमारी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, बिकॉज जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही हैं उसमें, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा इन्फ्लेशन रेट, जो कि एक वेरिएबल है हमारा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन रेट ही क्या होता है। बेसिकली इन्फ्लेशन रेट इज अ रेट एट विच वैल्यू ऑफ ए करेंसी इज फॉलिंग, जिसकी वजह से जो हमारे जनरल लेवल है प्राइसेस के वो बढ़ रहे हैं। अब बेसिकली क्या होता है कि हमारा इन्फ्लेशन कैसे बढ़ता है और कैसे कम होता है? तो हमने देखा कि हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो कैसे परफॉर्म कर रही है इंटरनेशनल मार्केट में, वो डिसाइड करती है हमारे इंडिया में इन्फ्लेशन कैसे होगा, ठीक है। तो हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट कैसे करते हैं? 2014 में आरबीआई ने उर्जित आर पटेल कमेटी के रिकमेंडेशंस के ऊपर हम जो डाटा उठाया, इंडेक्स उठाया, वो था सीपीआई कंबाइंड, जो कि एक न्यू स्टैंडर्ड है हमारे इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए, राइट। और ये पब्लिश कौन करता है? ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स पब्लिश करती है, और ये मंथली पब्लिश होता है। तो आप ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, इनको ध्यान में रखना, बिकॉज ये इंटरव्यू में भी पूछते हैं। ये क्वेश्चन मुझसे भी पूछा गया था कि इन्फ्लेशन हमारा किस टर्म में पब्लिश होता है और कौन पब्लिश करता है। नेक्स्ट आता है हमारा डब्ल्यूपीआई मेजर। डब्ल्यूपीआई बताता है हमारा होलसेल गुड्स के बारे में, और इसको पब्लिश कौन करता है? इसको पब्लिश करती है कॉमर्स इंडस्ट्री, और इकोनॉमिक एडवाइजर है जो वहाँ पे वो करते हैं, ठीक है। अब इन्फ्लेशन का सिनेरियो क्या है? बेसिकली ये है कि 2017-18 में हमने देखा कि इंटरनेशनल वर्ल्ड में हमारा जो ऑयल प्राइसेस थे वो काफ़ी फॉल कर गए थे, इवन लेस देन $50 वो हो चुका था। तो उसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि हमारे इंडिया में भी इन्फ्लेशन कंट्रोल रही। लेकिन 2020 की बिगनिंग से ही हमारे इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ गई, और वो तब भी बढ़ गई इवन जब डिमांड कम हो गई थी। तो अगर हम इन्फ्लेशन को हम बेसिकली देखते हैं, तो इन्फ्लेशन आपकी डिमांड बेसिस के ऊपर भी होती है कि जब आपकी डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो गई तब आपकी जो है इन्फ्लेशन आ गया, ठीक है। तो तो बात ये है कि कोविड के आने के बाद डिमांड कम हुई, लेकिन फिर भी आपका जो इन्फ्लेशन वो मेंटेन रहा। अब इन्फ्लेशन के साइंस क्या है? हाई अभी लेटेस्ट हमारी फिगर आई है, जो कि है कि हमारा जो डब्ल्यूआई इन्फ्लेशन है वो 11 सालों में सबसे ज़्यादा है इस वक्त, विच इज़ 10.5%। और अगर आप देखें कि आरबीआई का जो हम देखते हैं हमारी उनकी इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो है सीपीआई के लिए 6% है।
तो आप ये सोचिए कि अगर डब्ल्यू पे एक होलसेल लेवल पे अगर एक इन्फ्लेशन 10% पे चली गई है तो वो रिटेल पर आते-आते वो और बढ़ेगी। ठीक है? तो ये भी एक हमारा साइन है कि हमारी इकोनॉमी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है। तो हम देखते हैं कि रीजंस क्या हैं हमारे हाई इन्फ्लेशन के। सबसे पहला ये कि अब ग्लोबल इकोनॉमी हमारी रिकवरी कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो अब दोबारा से रीगेन कर रहा है। तो जो प्राइसेस हैं हमारे कोल इंडस्ट्रीज के, स्टील, आयरन और कोल, इसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अब ये चीज़ें बढ़ेंगी, ये बेसिक चीज़ें हैं, तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो अपने आप बढ़ जाएगी। सेकेंड है कि प्रोडक्शन कट्स लगा रही हैं हमारी ऑयल काटर ओपेक कंट्रीज जो हैं। ठीक है, तो इससे आपको जो क्रूड ऑयल है वो महंगा हो जाएगा। तो अगेन आपका अगर इनपुट महंगा हो गया तो आउटपुट अपने आप ही महंगा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आईएमएफ भी प्रोजेक्ट कर रही है हमारे कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो 6% पे ग्रो करेगी 2021 में, जो कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट हुई थी 3.3% के साथ। तो अगर आपका वर्ल्ड इकोनॉमी ग्रो करेगी तो अगेन कमोडिटी प्राइसेस के ऊपर जो प्रेशर्स हैं वो बढ़ जाएंगे। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा? इसका इम्प्लीकेशन ये होगा कि आपके मेटल और जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे और इसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट होगा हमारे रिटेल प्राइसेस के ऊपर, राइट। जो हमारा फिफ्थ फंडामेंटल वेरिएबल है वो है फिजिकल डेफिसिट। तो फिजिकल डेफिसिट क्या करता है? पहले तो जो फिजिकल डेफिसिट है ये बताता है कि गवर्नमेंट फाइनेंस किस पोजीशन में है। ठीक है, अगर आप इसका फॉर्मूला देखेंगे तो ये होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो मतलब ये कि फिजिकल डेफिसिट से ये पता चलता है कि गवर्नमेंट को कितना बोरो करना है ताकि वो अपने एक्सपेंडिचर को मीट कर सके। ठीक है, ये डाटा कौन देता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर जो सीजीए है वो प्रोवाइड करता है। तो हमारी इंडस्ट्री का जो सिनेरियो है वो आज के टाइम में क्या है? अभी जो आज के टाइम आज न्यूज़पेपर में जो आया है वो ये है कि जो फिजिकल डेफिसिट है हमारा वो 9.3% हुआ है 2020-2021 का, विच इज 18.21 लाख करोड़। ये वैसे तो बहुत ज़्यादा है लेकिन गवर्नमेंट के एस्टिमेट से फिर भी कम है, बिकॉज गवर्नमेंट ने एक्सपेक्ट किया था कि ये कम से कम 9.5% तो होगा ही। लेकिन वॉर क्या है कि ये अब तक का हाईएस्ट फिजिकल डेफिसिट है हमारा। 9.3% बहुत ज़्यादा होता है। और इवन हमारा जो रेवेन्यू डेफिसिट है जिसको हम टारगेट करते हैं कि ये 0% हो जाए, वो हमारा 7.42% चला गया है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। फिर आता है कि फिजिकल डेफिसिट चलो ठीक है कि बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये इतना बुरा है क्या? तो हाँ, ये बुरा है बिकॉज इसमें क्या होता है, अब गवर्नमेंट है, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट को जो है बोरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अब बोरिंग करने के लिए क्या होगा? मार्केट, मान लीजिए कि जो बैंक्स हैं उनके पास 100 रुपीज़ है बोरो करने के लिए और गवर्नमेंट को ही अराउंड 70 रुपीज़ चाहिए बोरो करने के लिए, तो गवर्नमेंट बैंक से बोरो कर लेगी। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जो प्राइवेट पर्सन हैं उनको भी 50 रुपीज़ चाहिए थे, तो अब बैंक्स क्या उनको दे सकती है? नहीं। तो इसको हम बोलते हैं क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। मतलब ये कि जब गवर्नमेंट बोरो करती है तो जो प्राइवेट सेक्टर को लैंडिंग करने के लिए जो पैसा होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, दूसरा होगा, अब अगर लोन कम मिल रहा है तो ऑब्वियसली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा, तो आपके जो इंटरेस्ट रेट है लोन के वो भी बढ़ जाते हैं। तीसरा है, आपने बोरे तो कर लिया तो अब आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, तो जो ओवरऑल है जो डेट है गवर्नमेंट का वो भी बढ़ जाता है। अब गवर्नमेंट कोई खुद से अर्निंग एंटिटी तो है नहीं, ये कहाँ से अर्न करती है? जो टैक्सेस वो लगाती है। तो अगर गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसे चाहिए अपना लोन उतारने के लिए तो हाई लेवल ऑफ डेट से टैक्सेस भी ज़्यादा लग जाएंगे। तो इसलिए जो फिजिकल डेफिसिट है उसको हम अच्छा नहीं मानते हैं आफ्टर अ सर्टेन लेवल। नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर है जो बता रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन हो रही है वो है रुपी और डॉलर की पोजीशन क्या है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 2014 में जो रुपी डॉलर का था वो 59 रुपीज़ था, $1 इक्वल्स टू 59 रुपीज़, लेकिन 2021 में ये बढ़कर 73 रुपीज़ हो गया। तो अभी आपने देखा भी होगा कि स्टॉक मार्केट हमारी काफ़ी अच्छी चल रही थी बिकॉज डॉलर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, तो जो फाइनेंशियल जो फॉरेन मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हो रहा था और जिसकी वजह से हमारा जो गोल्ड था वो भी उसका रेट भी एक बार बढ़ने के बाद कम होने लग गया था। लेकिन अब वही है कि हमारा रुपये की वैल्यू डाउन जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो परचेजिंग पावर है इंडियन करेंसी की वो कम हो रही है। तो ऑब्वियसली मतलब आपकी इकोनॉमी वीक है तभी ऐसा हो रहा है, राइट। नेक्स्ट है हमारा प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब हमने इकोनॉमिक सर्वे में भी पढ़ा है और वैसे भी हम सुनते आ रहे हैं कि इंडिया एक कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है। अब हमने जब जीडीपी का डाटा देखा था तो हमने क्या देखा था कि जीडीपी में आप कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, तभी आपकी जीडीपी बनती है। अब हमारी कंजम्पशन जो है वो
ज़्यादा है, अराउंड 63% हमारा जो है वो कंजम्पशन हो रहा है, ठीक है। और इसके अंदर भी जो प्राइवेट कंजम्पशन है दैट इज 54%, इकोनॉमिक सर्वे 2021 के अकॉर्डिंगली, ठीक है। अच्छा, ये मैंने एक बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन डाल दिया है कि हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है, वो है श्री कृष्णमूर्ति वेंकट सुब्रमण्यम, राइट। और हमारी जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो 29% है, तो हमारी इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी कम है और हमारी कंजम्पशन जो है ज़्यादा है। तो अब जब हमारी इनकम ही नहीं आएगी तो कंजम्पशन नहीं होगी, बिकॉज हमारा जो इकोनॉमी है वो रिसेशन में चल रहा है। तो अब आप इकोनॉमी को कैसे बूस्ट करोगे? ना तो आपके पास इन्वेस्टमेंट है, ना आपकी कंजम्पशन है, तो जीडीपी तो अपने आप ही फॉल कर जाएगी ना, जो कि इन दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है। फिर चलो ठीक है, कंजम्पशन 54% है, तो हम ये देख रहे हैं कि इवन जो हमारा कंजम्पशन है वो भी फॉल कर गया है 16-17 के लेवल के ऊपर। तो मतलब कुछ भी ऐसे इंडिकेटर नहीं है जिसकी वजह से हम बोल सके कि हमारी इकोनॉमी ने अच्छा परफॉर्म किया है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, राइट। अब आता है कि चलो ये तो पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात थी, अब हमारे आगे के फाइनेंशियल ईयर के लिए किसने क्या प्रोजेक्शन किया है। तो आरबीआई ने बोला है कि हमारे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो ग्रोथ रेट है वो 10.5% हो जाएगी। इकोनॉमिक सर्वे ने इसको 11% प्रोजेक्ट किया है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने भी इसको प्रोजेक्ट किया है 10.2%। मतलब इन्होंने लो किया, इससे पहले उन्होंने अराउंड 11.8% प्रोजेक्ट किया था, लेकिन कम कर दिया वो भी 10.2% पे, क्योंकि वैसे भी एक ज़्यादा ही है। और इवन आईएमएफ ने भी अच्छा खासा जो है प्रोजेक्ट किया है 12.5% के साथ में, ओके। अब आता है कि गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए क्या हैं हमारी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। अगर हम फिजिकल मेजर्स में देखें तो आत्मनिर्भर पैकेजेस हमारे इंट्रोड्यूस हुए थे, एमजी नरेगा में जो वेजेस थे वो बढ़ा दिए गए थे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना था जिसमें कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंट 500 रुपये अकाउंट में दिया गया था और खाना वगैरह प्रोवाइड किया गया था फ्री ऑफ कॉस्ट। मॉनेटरी मेजर्स में आरबीआई ने जो कैश रिजर्व रेशियो है जो कि बैंक्स को आरबीआई के पास रखना पड़ता है वो कम कर दिया। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन रिड्यूस कर दिए, जहाँ पे आपको रेपो रेट के ऊपर आपको लोन जो है वो मिल जाएगा 3 सालों तक के लिए। बैंक्स के बोरोइंग लिमिट्स भी बढ़ा दिया। गवर्नमेंट कुछ स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स भी लेकर आई, जैसे कि एमएसएमई की डेफिनेशन चेंज कर दिया, राइट। पीएलआई स्कीम, प्रोडक्टिविटी लिंक इंसेंटिव स्कीम आ गई, लेबर रिफॉर्म्स लेकर आए जो हमने कोर्ट्स देखे, इवन एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स भी आए जैसे फार्मर बिल्स वगैरह जो गवर्नमेंट लेकर आई थी, वो सब चीज़ें हमने की। अब कुछ सजेशंस और हैं हमें इकोनॉमी को कैसे रिवाइव करना है। तो पहला तो यही है कि जो कोविड पैंडेमिक है उसने डिमांड और सप्लाई दोनों को ही अफेक्ट किया है, तो हमें दोनों चीज़ों के ऊपर ही फोकस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यही है कि जो कंजम्पशन या डिमांड में जो गवर्नमेंट है वो अपना एक्सपेंडिचर को बढ़ाए। अगेन हमने कंजम्पशन में देखा था कि प्राइवेट कंजम्पशन होता है, गवर्नमेंट कंजम्पशन होता है। तो प्राइवेट कंजम्पशन तो हमारा फॉल कर ही रहा है, तो अब हम और कैसे कंजम्पशन को बढ़ा सकते हैं कि जो गवर्नमेंट वाला वो इंक्रीज कर जाए हमारा। फिर हमें फोकस करना है कोर सेक्टर्स के ऊपर, कोर सेक्टर जैसे कि एग्रीकल्चर के ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर। बिकॉज जब तक कि हमारा ह्यूमन रिसोर्स ही जो है वो अच्छा नहीं परफॉर्म करेगा तो हम आगे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर जाएगी उसी ह्यूमन रिसोर्स के बेसिस के ऊपर, राइट। फिर है कि अभी भी हमारी जो मोर देन 60% जो पॉपुलेशन है वो गांव में बसती है, तो अगर हमें अपनी इंडिया को प्रोग्रेसिव बनाना है तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि रूरल डेवलपमेंट हो। तो हमें वहाँ पे क्या करना चाहिए, हमें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए, हमें जॉब्स क्रिएट करनी चाहिए रूरल एरियाज़ में, हमें वहाँ पे एमएसएमई को बूस्ट करना चाहिए। और एक टैक्सेशन रिफॉर्म भी है कि जो जीएसटी हम लेकर आए थे उसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करें। अभी भी हम देख रहे हैं कि वैक्सीन के केस में जीएसटी लगा हुआ है, स्टेट्स जो है वो सेंटर्स को बोल रही है कि जीएसटी इसके ऊपर खत्म करो। तो हमारा जो जीएसटी है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि हम अपने जीएसटी को सिंप्लीफाई करें ताकि हमारे जो एक बिजनेस एटमॉस्फेयर है उसको हम इम्प्रूव कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा लेक्चर ऑन द फॉल ऑफ जीडीपी और कुछ मेजर्स कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आपके पास भी कुछ अच्छे सजेशंस हैं जीडीपी को इम्प्रूव करने के लिए, आप प्लीज़ उसे कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। और आप मेरे जो वीडियोस के लिंक है वो चैनल, टेलीग्राम चैनल कमर्शियल्स में पा सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, so that we can spread the knowledge to the world. Thank you.